नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 28 मार्च रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर सबसे बड़े समाचार इंटरनेशनल रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की बांग्लादेश यात्रा और उसमें क्या क्या समझौते हुए। हाँ, तो इकोनॉमी में वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहकार करेंगे। बॉर्डर एरिया में फेंसिंग, सीमा क्षेत्रों में वो तार की बाड़ लगाई जाएगी। आतंकवाद से लड़ेंगे। बांग्लादेश के यंग स्टार्टअप वालों को भारत में बुलाएंगे और उनको वेंचर कैपिटल लेने में मदद करेंगे। बांग्लादेश को एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे रोहिंग्या रेफ्यूजी आ गए हैं, कॉक्स बाज़ार में अड्डा जमा के रखा है। उनको बांग्लादेश भाषणचार नाम के आइलैंड पे शिफ्ट करता है। तो इंडियन एक्सप्रेस उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री देता है। तो मोदी सरकार ने आश्वासन दिया कि ये सब हम बंद करवाएंगे और उसके लिए हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बांग्लादेश की मदद करेंगे कि कैसे ये सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को वापस म्यांमार भेजा जा सके। फिर मेडिकल कोऑपरेशन में भारत सरकार उनको 10 मिलियन वैक्सीन डोज देगी कोरोना की, जिसमें 3 मिलियन गिफ्ट में दिए गए हैं। 109 एम्बुलेंस दी गई हैं। तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी वो तो बहुत साल पहले ही साइन की थी, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में भारत के जो सैनिक मारे गए थे, उन शहीदों की याद में बांग्लादेश में कोई एक्सक्लूसिव म्यूज़ियम नहीं है, तो अब बनाया जाएगा आशुगंज बांग्लादेश में। फिर फ्रेंडशिप का पोस्टल स्टैम्प करेंगे, कुछ ट्रेन चलाएंगे। दिसंबर 6 जब भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश माना था, उस दिवस को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, तो अब भारत बांग्लादेश में कुछ भी पूछे, वी हैव मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स। दूसरा मुद्दा है चीन और ईरान। उन्होंने भी 25 ईयर्स कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है। हालांकि उसके डिटेल्स पब्लिक डोमेन में तो नहीं, लेकिन पहले जब ड्राफ्ट बन रहा था उस हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स और सब न्यूज़पेपर रिसर्चर का मानना है कि उसमें क्या लिखा होगा। पहली बात, चीनी सरकार ईरान के बैंकिंग, पोर्ट, हेल्थ केयर, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह में अगले 25 साल में $400 बिलियन का निवेश करेगी और उसके बदले में ईरान चीन को नियमित रूप से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सप्लाई करते रहेगा। और तीसरा मुद्दा कि मिलिट्री कॉपरेशन, सैन्य सहयोग, साथ में सबकी ट्रेनिंग हो, रिसर्च डेवलपमेंट, वेपन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब किया जाएगा। तो भारत के लिए चिंता का विषय कैसे? पिछले साल ईरान ने वहाँ पर एक चाबहार जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये चाबहार पोर्ट से जितना माल सामान आए उसको अफगानिस्तान बॉर्डर तक रेलवे द्वारा पहुँचाया जा सके। शुरुआत में भारत ने कहा था हम मदद करेंगे और इसे डेवलप करेंगे, लेकिन ईरानी सरकार का आरोप है कि भारत सरकार ने टाइम पे पैसा रिलीज़ नहीं किया, तो अब हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं और वो सब रेलवे भी डेवलप करेंगे, तो चीन की शायद मदद लेंगे। हाँ, तो ये सब क्या है भाई? दो लाइन के मुद्दे हैं। एक तो ये $400 बिलियन का अग्रीमेंट और उसके चलते एनर्जी सिक्योरिटी चीन को तो मिल गई, ऊर्जा सुरक्षा की अगले 25 साल तक ये लोग सब ऑयल सप्लाई करेंगे। भारत के केस में प्रॉब्लम कि सऊदी अरब ने सब महंगा कर दिया है, हम अमेरिका के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर याद करो, उसकी मदद से वो पाकिस्तान के सब पोर्ट्स, बंदरगाहों से श्रीलंका और दूसरी जगह वो सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एडिशनली अब ये अफ़गानिस्तान वाला रूट और वहाँ से ये रेलवे लाइन से ईरान के चाबहार पोर्ट से भी सब एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो सोचो चीन अपना एक्सपोर्ट कितना बढ़ा पाएगा और उसका इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग हो जाएगा और भारत को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे असर होगा वगैरह। तो मित्रों, वो तो पुराना जो पड़ा उसको इसके साथ लिंक करके जितनी बोल बच्चन करनी कर सकते हैं हम लोग। तो थोड़े टाइम में ज़्यादा दिमाग खर्च करके मुद्दा ख़त्म करो। अभी इस पर भी कुछ नेशनलिस्ट टाइप के यूट्यूबर्स 1-1 घंटे की वीडियो बनाएंगे और कुछ ऐसे यूपीएससी एस्पायरेंट जो ये समझते हैं कि यूपीएससी से एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड वाली नौकरी मिलती है, उसमें घुस घुस की तैयारी करेंगे। तो भाई आप अपने टाइम का ख्याल रखो, अभी तो हार्डली 90 डेज आर लेफ्ट बिफोर प्रीलिम्स। खैर, पेज 1 पर बाकी सब चीज़ों में कुछ काम का नहीं। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर बढ़ाने का बिल, उसकी सब कंट्रोवर्सी। महबूबा मुफ्ती पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है। तृणमूल बीजेपी की तू में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में कोरोना के बढ़ते केस वगैरह। बॉल बाय बॉल कॉमेडी, कुछ भी काम की नहीं। आगे बढ़ो। पेज 2 भी कुछ काम का नहीं। पेज 3 इंडियन एक्सप्रेस की गुजरात एडिशन में ये सूरत के कुछ समाचार, जिससे हम एथिक्स पेपर 4 की बॉल बच्चन पकड़ते हैं। एटीट्यूड टूवर्ड्स वीक और डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स। पढ़ाई या पैसों के रूप से कमज़ोर विद्यार्थी या मनोविषाद से ग्रस्त विद्यार्थी, उसकी तरफ कॉलेज प्रशासन का रवैया क्या होता है। खासकर ये आईआईटी, आईआईएम वगैरह में कॉलेज के जो भी डीन डायरेक्टर होते हैं वो हमेशा नहीं, हमारी कॉलेज का रिजल्ट बेस्ट दिखना चाहिए। ये सब वीक स्टूडेंट्स, दे आर लाइक डैमेज गुड्स। टूटा फूटा माल सामान हमको नहीं चाहिए। हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड एकदम प्रिस्टाइन एंड अनब्लेमिश्ड, एक भी दाग नहीं होना चाहिए कि कोई फेल नहीं, कोई एटिकेटी नहीं।
तो ऐसे जो भी कमज़ोर है उसको एक्सपेल ही कर देना चाहिए। तो पता चला सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी SVNIT सूरत, वहाँ पर एक विद्यार्थी था, सेमिस्टर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। उसका ये कहना था मुझे डिप्रेशन है और ये कोरोना में मैं और अकेला, और मुझे सुसाइडल थॉट, आत्महत्या के विचार आ रहे थे, मेरी सब मेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं सेमिस्टर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो फिर कॉलेज ने उसे निकाल दिया। अब ये विद्यार्थी गुजरात हाई कोर्ट गया, अपने सब मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए कि ये मेरी सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है। हाई कोर्ट ने कहा इंस्टीट्यूट को कि इस लड़के को वापस लो तुम, और जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी, पूरक परीक्षा फेल स्टूडेंट के लिए, उसमें इसको बैठने दो। तो इसमें सबक क्या है एथिक्स का? भाई हर व्यक्ति के पास तो इतना पैसा और अवेयरनेस नहीं है कि वो सीधा हाई कोर्ट चला जाए अपना एडमिशन वापस रिस्टोर करवाने के लिए। और दूसरा, अगर स्टूडेंट को निकाल भी दिया जाए और वो ये सोचे हाई कोर्ट में जाने वगैरह, तो वो खुद, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, क्या उसे सपोर्ट करेंगे या उसे और डांटेंगे फटकारेंगे, वो डर में शायद वो सुसाइड कर ले। तीसरा, ये भारत में अगर कोई स्टूडेंट को कॉलेज में बीच में से निकाल दिया जाए तो दूसरी कोई जगह पर एडमिशन लेना, कामकाज ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहता है। हालांकि ये जो 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति आई, उसमें सब बात थी कि सीमलेस एंट्री एंड एग्जिट, 4 साल का कोर्स हो, 2 साल बाद छोड़ दो, कुछ नौकरी धंधा करो, वापस आओ, फिर आप कंटिन्यू करो, वो सब। लेकिन वो होगा, तब तक तो ये प्रॉब्लम्स हैं ही। और चौथा मुद्दा, 2019 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि पिछले 5 साल में IIT IIM में 60 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, और उन सब में एकेडमिक प्रेशर, सेमिस्टर एग्ज़ाम का बोझ और ये सब निकाल देंगे तुमको, वो काफ़ी बड़ा कारण रहा है। तो मतलब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? इसके लिए कुछ यूनिफॉर्म लॉज, गाइडलाइंस, वो सब होना चाहिए। एथिक्स में एक और बात करें, स्पोर्ट्स एथिक्स, जिसके कई सारे मुद्दे हम पहले भी बटोर चुके हैं। एक और जुड़ता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रूल नंबर 50। ये कहता है कि स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी पॉलिटिकल मैसेज, प्रोटेस्ट, स्लोगन, जेस्चर टी शर्ट पे कुछ लिख के आए, वो सब नहीं चलेगा। स्पोर्टिंग इवेंट्स में सिर्फ अपने स्पोर्ट्स की प्रतिभा दिखानी होगी। फीफा फुटबॉल में भी कुछ नियम तो ऐसे ही हैं, लेकिन हाल के 1-2 साल में फीफा फिर भी अलाउ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो पिछले साल अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत व्यक्ति जिसको पुलिस ने मार दिया था, उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट चली थी, तो बहुत सारे फीफा फुटबॉलर्स भी टूर्नामेंट से पहले उसका सब टी शर्ट और जो भी आर्म बैंड वगैरह पहन के आते थे, तो नज़रअंदाज किया गया। और दूसरा, अभी अलग अलग फुटबॉल मैच चल रही थी, तो नॉर्वे और जर्मनी के खिलाड़ियों ने काली टी शर्ट पहनी थी, उस पर सब ह्यूमन राइट के बारे में लिखा था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कतर, जो कि 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, होस्टिंग द इवेंट, वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका हम विरोध करेंगे। तो वैसे तो फीफा रूल बुक में भी सब है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग, स्लोगनिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फीफा का अब ये कहना है कि वी विल अलाउ दिस टाइप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेस्ट। हाँ, तो अभी तो ये तो अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें लगती हैं, लेकिन आप एथिक्स केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना करें, भविष्य में ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि जब हांगकांग, तिबेट के बारे में ये लोग धमाल शुरू करें और फिर चीन नाराज़ हो जाए और फिर उसकी फंडिंग बंद करवा दे, तब ये लोग क्या करेंगे, वो देखने और सोचने का विषय। जैसे याद करो, वो सब कुश्ती और शूटिंग टूर्नामेंट में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू नहीं आता, तो वो PUBG वगैरह को भी स्पोर्ट टूर्नामेंट के रूप में अलाउ करने की और ब्रेक डांस को स्पोर्ट टूर्नामेंट के रूप में अलाउ करने की बात करते हैं। तो एक तरफ स्पोर्ट एथिक्स और ये सब कमर्शियल कंसिडरेशन, और तीसरा की पॉलिटिक्स की, ये सब प्रोटेस्ट करने देंगे, तो आपस में ये सब एक दूसरे को कैसे काटते हैं वो आप सोचिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 4। यहाँ सब गुजरात एग्रीकल्चर के समाचार, जिसमें से हम लोग मेंस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग के बारे में कुछ मुद्दे जमा करते हैं। पहला मुद्दा मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। ये भारत में गीर काउस, जो कि अपनी स्वदेशी इंडिजिनस कैटल ब्रीड है, उसकी अच्छी बात यह है कि उसे कम पानी भी मिले, हरी भरी घास ना भी मिले, तो भी वो सर्वाइव कर सकती है। बट सामने प्रॉब्लम क्या है, हार्डली 10-15 लीटर दूध हर दिन मिलता है। 1960s में ऐसी एक गिर ब्रीड का बुल, मतलब सांड, ये गुजरात के भावनगर के महाराजा ने ब्राज़ील को गिफ्ट में दिया, और वहाँ के डेयरी एंटरप्रेन्योर्स ने उस पर सब जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन किए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया कि ये गिर बुल और सामने होल्स्टीन काउ जो डच नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और फिर उनकी संकर प्रजाति हाइब्रिड बनाई गई, गिरोलांडो हाइब्रिड काउ। इसकी खास बात क्या है, दिन में 70 लीटर मिल्क दे सकती है, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत सर्दी हो, बहुत गर्मी हो, तो भी सर्वाइव कर सकती है। सब ट्रॉपिकल डिजीज़ जो भी होते होंगे, फूट माउथ
डिसीज़ और सब चीज़ें, उससे वो काफ़ी उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिकारक शक्ति। तो इसमें से सबक क्या है? मतलब पहला सबक ये है कि भारत के पास ही अपने पास ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जिसमें से हम ये कर सकते हैं। भारत का बुल उधर जाए और 70 लीटर वाला सब दूध मिलने लगे, ये भारत के पास अपने जो प्रतिभावान लोग हैं वो अमेरिका जाए और फिर उधर वो सत्य नदेला और सुंदर पिचाई वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सब सीईओ बन जाएं। सो वी हैव द रिसोर्सेज, लेकिन उस पर हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट की कमी है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने भी ये सब आलोचना की है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर, उसे सरकार बहुत सारा टैक्स में फ़ायदा देती है शर्तों के साथ कि आप रिसर्च डेवलपमेंट करिए, आपको टैक्स में इतनी माफ़ी मिलेगी, फिर भी वो नहीं करते। सामने जर्मनी में सरकार लगभग ना के बराबर कुछ भी टैक्स में फ़ायदा नहीं देती, तो भी जर्मनी के प्राइवेट सेक्टर के सब एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हैं एंड एज ए रिजल्ट दे आर डूइंग वेल। तो भारत के डेयरी सेक्टर के एंटरप्रेन्योर वो हमेशा रोते रहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमको इंडियन आइडल बना दो और ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट मत साइन करो, वरना न्यूजीलैंड की सब डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन मत करो, वरना वहाँ से सस्ता माल आएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये अमूल वगैरह करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं, तो करो ना कैटल ब्रीड इंप्रूवमेंट पे इन्वेस्टमेंट। अगर ब्राज़ील कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? तो ये सब सोचने लिखने के विषय। मेंस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग में एक और मुद्दा, भारत में गधों की आबादी डोंकी पॉपुलेशन 2012 की अपेक्षा 2019 तक 61% गिरावट आई है। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है एडवेंट ऑफ मैकेनाइजेशन, यंत्रों का उपयोग ज़्यादा बढ़ा है। गधे का सामान्य उपयोग क्या होता है? वो सब बोझ वहन के लिए, लेकिन बोझ वहन के लिए तो अब सब वो लोडिंग रिक्शा, स्मॉल पिकअप ट्रक वगैरह आ रहे हैं। दूसरा, भारत में फार्मर की यंगर जनरेशन, उनको ये गधा पालन अच्छा नहीं लगता, फैशनेबल नहीं लगता। तीसरा, डोंकी मिल्क की भी अपनी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल। अभी कुछ समय पहले अमूल ने कैमल मिल्क, ऊँट का दूध बेचना शुरू किया, ये सब यूएसपी के साथ कि ये सब एंटी डायबिटिक है और डायबिटीज़ वालों को इससे काफ़ी लाभ होगा, जिसके चलते वो अच्छी सेल भी ले पाए एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो ऐसा भी डोंकी मिल्क के साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी रिसर्च डेवलपमेंट मार्केटिंग करने की आवश्यकता वो हो नहीं रही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यदान वाली सब सुविधाओं की कमी है। मित्रों, प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने यह कहा कि भारत में स्मॉल मार्जिनल फार्मर और वीमेन फार्मर की मदद के लिए काऊ और बफेलो के अलावा वाली भी चीज़ों पर प्रोत्साहन देना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे स्मॉल रूमिनांट्स, छोटे जुगाली करने वाले जानवर, जैसे ये भेड़ बकरियाँ होती हैं। और उसी तरह थोड़ा बहुत अगर ये डोंकी रियरिंग पे भी फोकस किया जाए देन इट कैन हेल्प इन अ लॉन्ग वे। तो मतलब डोंकी रियरिंग खुद से 250 वर्ड्स का प्रश्न नहीं है, लेकिन जब आप दूसरी बातें कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री और स्मॉल मार्जिनल फार्मर की इनकम इंप्रूवमेंट, तो उसमें 1-2 लाइन में इसका भी जिक्र हो सकता है। पेज 5 एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 6, 7, 8, 9 में सब इलेक्शन पॉलिटिक्स के समाचार या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट। पेज 10 पर पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा सा इंटरव्यू। पेज 11 बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट काम का नहीं। पेज 12 इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं। एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई है। कुल मिलाकर उसमें बात यह है कि ऑटोमोबाइल, फार्मा, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ये सब सेक्टर्स को सरकार ये कहती है कि आपका 2019-20 बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन था और उसके सामने हर साल आपने कितना प्रोडक्शन और सेल बढ़ाया है भारत में उत्पादन हुई चीज़ों का, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम आपको 4 to 6% सब्सिडी देंगे। तो मतलब जितना उत्पादन भारत में आप बढ़ाएंगे और उसकी बिक्री बढ़ाएंगे उस हिसाब से सब्सिडी मिले। लेकिन उसका बेस ईयर, आधार वर्ष क्या होगा परसेंटेज ग्रोथ गिनने के लिए? तो जवाब है 2019-20। लेकिन ये सब मोबाइल कंपनी वाले बोल रहे हैं कि नहीं 2019-20 नहीं, 2020-21 को रखिए, कोरोना के चलते सब प्रॉब्लम्स हैं और वगैरह वगैरह, तो उसे बेस ईयर या ज़ीरो ईयर रखा जाए। तो वो तो अब गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेने दो, फिर हम देखेंगे। उसी तरह वो भारत सरकार ये गूगल, नेटफ्लिक्स वगैरह पर जो इक्विलाइजेशन लीवाई नाम का टैक्स लगाती है, तो सामने अमेरिका सरकार भी सोच रही है रिटालिएशन, मतलब आँख के बदले आँख, हम भी आपकी कंपनियों पर कुछ टैक्स लगाएंगे या वगैरह। तो पण वो आगे डेवलप होने दो, अभी बातें चल रही हैं। भारत बांग्लादेश की ट्रेड वो तो हमने देख लिया। सुएज़ कैनाल में जहाज़ फंस गया वो भी देख लिया कुछ दिन पहले। फॉरेक्स रिजर्व की अप डाउन काम की नहीं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बोल रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ आएगा तो उसी में से 1 लाख करोड़ तो हमको मिल जाएंगे वगैरह। भाई आने दो, फिर देखेंगे। पेज 13 वर्ल्ड न्यूज़ में काम की चीज़ थी वो चीन और ईरान का 25 ईयर्स कोऑपरेशन डील, जो हमने पढ़ लिया। म्यांमार में धमाल जारी है।
अमेरिकी सरकार जो सोच रही थी कि 1 मई से अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को हटा लेंगे, लेकिन अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान अपने कब्जे में ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो वो तो वैसे भी कॉमन सेंस से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट की पूरी न्यूज़ हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में बच्चों की सब कहानियाँ लिखने वाली एक लेखिका बेवरली क्लेरी का देहांत, दुखद समाचार, लेकिन अपनी एग्ज़ाम में काम का नहीं क्योंकि ये इतनी फेमस नहीं थी इधर। पेज 14 संडे स्टोरी में तमिलनाडु पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी बात, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करें तो देखना चाहिए, वरना आगे बढ़ो। पेज 15 कॉलम में कुछ काम का नहीं, चिदम्बरम की कॉलम, वो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिल के बारे में, और उसमें कैसे वो आर्टिकल 3239 AA में ये करते वो करते फलाडिम का। भाई इतना घुस घुस के तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय कि वो लॉ या पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और कुछ उसमें जोरदार बात आपको दिखे। भारत में अफ्रीका से चीते हम वापस लाएंगे, उसके बारे में बड़ी सी कॉलम है, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। साउथ इंडिया में इलेक्शन में अलग अलग पार्टियां बोल रही हैं कि होम मेकर्स गृहिणियों को भी 1000-2000 रुपये हम मंथली सैलरी देंगे, उसके फेवर अगेंस्ट में आर्गूमेंट, वो भी हम पहले देख चुके हैं, नया कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, पेज 16 ऑनवर्ड, सब रविवार का न्यूज़पेपर है तो लाइफस्टाइल बुक रिव्यू टाइप की चीज़ें हैं। भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी की नई किताब आई है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स। जो भारत में एक हेट पॉलिटिक्स या डिविजिव पॉलिटिक्स चलती हैं कि जहाँ पर कुछ नेता ये बोलेंगे कि ये मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदू खतरे में वगैरह। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि हिंदुओं ने भी ज़्यादा मात्रा में बच्चों को पैदा करना चाहिए ताकि वो सरकारी राशन योजनाओं में उनको बड़ा कोटा मिल सके जैसा कि मुसलमानों को मिलता है, क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो ये सब पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ये उनकी किताब में उन्होंने सब जो लिखा है। SY कुरैशी क्या बोलते हैं, पहला कि बिहार में कोई हिंदू परिवार होगा तो उसके 4 बच्चे हो सकते हैं, और उसके सामने तमिलनाडु या केरला में कोई मुस्लिम परिवार होगा तो उसके तो 1 या 2 बच्चे ही होंगे। तो मतलब जो बर्थ रेट है वो रिलीजन से ज़्यादा रीजन पे निर्भर है, धर्म नहीं, क्षेत्र कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, उस हिसाब से आपको एजुकेशन कितना मिलता है, आपकी आमदनी कितनी है, आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाती है या देरी से होती है, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के सब जो भी ऑपरेशन और डिवाइसेस, डॉक्टर की सुविधा है कि नहीं। पता चले भारत में डॉक्टर वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना उनको पसंद नहीं, तो वहाँ पर वो सब अवेयरनेस वगैरह कम रहती है। 5वां मुद्दा, कुरान में ऐसा नहीं लिखा कि परिवार नियोजन नहीं कर सकते। बांग्लादेश जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर भी फैमिली प्लानिंग तो है, उनका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है। उसका मतलब क्या, जो भी महिलाएं इन द रिप्रोडक्टिव एज, ज़्यादातर उन सब महिलाओं के कितने 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में कुछ राज्यों में हमने ये अचीव किया टोटल फर्टिलिटी रेट कुल प्रजनन दर 2.1, कुछ राज्यों में अभी बाकी है। उसी तरह इंडोनेशिया और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ में भी फैमिली प्लानिंग अच्छे से चल रहा है। तो अपना मेंस पेपर 1 उसमें एक तो वो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म वाला मुद्दा, और दूसरा इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन, आबादी के साथ जुड़े हुए मुद्दे, तो ये हमने देख लिया। ये हिंदू मुस्लिम का ही नाम लिया है, तो ब्रिटिशरों के ज़माने में उन्होंने अलग अलग पर्सनल लॉज बनाए, मतलब शादी का पंजीकरण, सक्सेशन मतलब विरासत में किसको, बेटे को मिले संपत्ति या बेटी को, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस के रूप में कितना हर पति ने पत्नी को पैसा देना होगा, डाइवोर्स वगैरह के नियम, तो वो हिंदुओं का, मुस्लिमों का, पारसियों का, क्रिश्चियनों का अलग अलग कानून है। अपने संविधान में आर्टिकल 44 कहता है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, मतलब ये सभी अलग अलग धर्म के ये सब कानून को मर्ज करके एक ही होना चाहिए कि ये मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, ये सब के कानून एक समान हो सब धर्म के लिए। गोवा जो पहले पोर्टुगीज़ के कब्जे में था और 60s में फिर वो भारत को ज्वाइन हुआ, तो वहाँ पर पोर्टुगीज़ ने अपना सिविल कोड बनाया था। आज़ादी के बाद हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह से, तो गोवा में सिस्टम कुछ ऐसी है कि वहाँ ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह को एक समान कानून लागू होते हैं ये मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन के। फॉर एग्जांपल मुस्लिम मैन वो पॉलीगैमी, बहुपत्नीत्व नहीं कर सकते, वो वर्बल डाइवोर्स, ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। ऑफकोर्स बाद में सरकार ने ट्रिपल तलाक को बंद करने का कानून लाया, लेकिन उससे पहले ही गोवा में तो ये सब इलीगल था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े ने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि भारत के सब बुद्धिजीवियों ने गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टडी करना चाहिए और उसकी मदद से कैसे वो पूरे भारत में हो सके, ये सब पर एक डिबेट की ज़रूरत है। हाँ, तो ये भी मेंस पेपर 2 में वो सब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोचने के मुद्दे। फिर ये पेज 17 में वो रंजीत लाल जो एनवायरनमेंट की कॉलम लिखते हैं, तो इस बार कुछ गोल्डन कैट के बारे में लिखा है।
वो सब अपना सी सेट पेपर 2 और उसमें एनवायरनमेंट के सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसके लिए ये सब पढ़ने की आदत रखें ताकि जल्दी जल्दी उस डेटा को आप प्रोसेस कर सके रियल एग्ज़ाम में। पेज 18 बुक रिव्यूज़ में ये सब हमने देख लिया, इस्लाम एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। पेज 90 स्पोर्ट्स में वो फीफा और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय द स्पोर्ट्समैन, वो भी देख लिया। पेज 20 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। उसके बाद ये टॉप 100 मोस्ट पावरफुल इंडियन, ऐसी लिस्ट बनाकर कुछ इंडियन एक्सप्रेस ने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत वगैरह क्या, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत काम की चीज़ नहीं दिखती। तो ये था रविवार का इंडियन एक्सप्रेस। और मित्रों, ये जो डेली हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें से हर सोमवार 20-20 क्वेश्चन की मैं क्विज़ बनाता हूँ, मृणाल्स मंडे सीरीज़। अगर आप वो सोमवार रात 8 बजे लाइव मोड में देंगे तो अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, अमेज़ॉन के सब गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, कूपन कोड यूज़ करें, mrunal.org, फ्री में ही टेस्ट है, आप दे सकते हैं।